राजकीय महाविद्यालय बूंदी के नियमित बीए प्रथम वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, हम गद्यांश का अभ्यास करते हुए व्याख्यान नंबर 9 पर पहुंच गए हैं और इसके तहत हम एक अगली व्याख्या पढ़ने जा रहे हैं। वो है 5वां गद्यांश, जो चित्रलेखा से ही लिया गया है। और हम सबसे पहले हम इसका पाठ करते हैं और समझते हैं कि इसमें किस तरह से क्या बात कही जा रही है। और रही स्त्री के अंधकार तथा माया होने की बात, योगी वहाँ भी तुम भूलते हो। स्त्री शक्ति है, ये सृष्टि है। यदि उसे संचालित करने वाला व्यक्ति योग्य है, वह विनाश है यदि उसे संचालित करने वाला व्यक्ति अयोग्य है। इसलिए जो मनुष्य स्त्री से भय खाता है, वह या तो अयोग्य है या कायर है। अयोग्य और कायर दोनों ही अपूर्ण हैं। ये गद्यांश हमें चित्रलेखा और योगी के बीच में घटित होने वाली चर्चा परिचर्चा को लेकर के हमें कुछ याद दिलाता है। संदर्भ ठीक उसी तरह से, और फर्क क्या आएगा वो देखिए। सर्वप्रथम हम उपन्यासकार और उपन्यास के बारे में बता देंगे। फिर ये बता दें अगर कि उपन्यास किस परिच्छेद से लिया गया है। ये 6वें परिच्छेद से लिया गया है, जब योगी चंद्रगुप्त के दरबार में ईश्वर विषयक हुई बहस में पराजित होकर आश्रम में पहुंच जाता है। तब पीछे पीछे नर्तकी भी उसके आश्रम में पहुंच जाती है। और एक थोड़ी देर पहले दरबार में हुई जय पराजय, और जिसमें वह उसे विजय घोषित करती है और ज़मीन से उठाकर मुकुट को सिर पर रख देती है, तब योगी से दीक्षित होना चाहती है। उसकी कामना और इच्छा रही है, और इसीलिए वो वहाँ आती है कि भले ही वो योगी को पराजित कर चुकी हो दरबार में, दरबारियों ने देखा कि योगी चित्रलेखा से बहस में पराजित हुआ है, और चंद्रगुप्त ने यह कह दिया था कि अब योगी को दंडित किया जाएगा, लेकिन दंड देने वाला मैं नहीं, चित्रलेखा होगी, और चित्रलेखा ही तय करेगी कि इनको क्या दंड दिया जाए। जब इतनी आज़ादी मिल गई चित्रलेखा को, तो चित्रलेखा ने योगी को किसी तरह का दंड नहीं दिया, उठा करके उनके सिर पर मुकुट रख दिया। लेकिन बात वहाँ चलती है जब वो योगी के आश्रम में पहुँचती है और योगी से दीक्षित होने की बात करती है, और योगी दीक्षा देने में अपने आप को असफल कर देता है। तब नर्तकी कुछ सख्त मिजाज में पेश आती है और उक्त कथन कहती है। अब इसको आप इतना समझने के बाद कुछ अपने शब्दों में इसकी व्याख्या कर सकते हैं। योगी हो या संत, अक्सर स्त्रियों को अंधकार कहते रहे, और ये परंपरा केवल कुमारगिरी के लिए इससे पहले से चली आ रही है। कुमारगिरी कोई पहले व्यक्ति नहीं है जो स्त्री से दूर रहने की बात करते हैं, और स्त्री अगर नज़दीक भी आती है तो उससे उसका धर्म कर्म सब नष्ट होने का डर उसे सताता है। ये योगी भी उसी परंपरा को निभा रहा है। आप भी थोड़ा याद कर सकते हैं कि अगर आप किसी संत के आश्रम में जाएंगे, कुछ संत जो महिलाओं को, औरतों को दूर से ही विदा कर देते हैं, कईयों के चौखट तक भी औरत नहीं पहुंच सकती। कई जगह पर तो साफ शब्दों में लिखा होता है कि औरतें
दूर से ही प्रणाम करें, बल्कि उसकी कुटिया से दूर रहें, आश्रम से दूर रहे। इस तरह से योगी औरतों को अंधकार मान करके उससे बचते रहे हैं। तो इसके पीछे ये परंपरा, एक ट्रेडिशन चली आ रही है कि संत स्त्री से दूर रह कर के ही तपस्या कर सकता है, उसकी माया से बचकर ही। और ऐसे में अगर कोई स्त्री ये कहे कि मैं आपसे दीक्षित होना चाहती हूँ, जैसा कि चित्रलेखा कहती है, तब कुमारगिरी योगी नर्तकी को अंधकार कह देता है। ये एक तरह से रूढ़ शब्द है जिसका नर्तकी पुरजोर विरोध करती है। चूंकि यह उपन्यास कुछ समय पहले, यानी लगभग 90 वर्ष पहले का लिखा हुआ है, इसलिए सवाल उठ सकता है। अन्यथा आज जब स्त्री विमर्श का दौर चल रहा है, कवयित्रियाँ कविताएं लिख रही है, कहानी, उपन्यास, निबंध लिख रही हैं, तो उसमें वो स्त्री का पक्ष रख रही है और पुरुष सत्ता को पुरजोर से उसका विरोध कर रही है। यहाँ चित्रलेखा भी नृत्य के क्षेत्र से योग साधना के क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिए योगी से निवेदन करती है। तब योगी उसे अंधकार कह देते हुए दीक्षा देने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं और योगी उसे अंधकार कह देते हैं। नर्तकी इसे योगी की भूल कहती है और पुरुषवादी व्यवस्था का पूर्वाग्रह बताती है। ये सदियों से ये भ्रम तोड़ा नहीं जा सका, क्योंकि धर्म, पुरोहित और संतों के गठजोड़ ने स्त्री को चार दीवारी में कैद कर रखा है। जब योगी दोहराता है तो नर्तकी विरोध करते हुए स्त्री की ताकत की याद दिलाती है कि स्त्री किस तरह से शक्ति है। वह सृष्टि की निर्मात्री है, वह सृष्टि को आगे बढ़ाने वाली साबित होती रही है जब पुरुष योग्य होता है तब, लेकिन जब पुरुष अयोग्य हो तब वह विनाश का कारण बन सकती है। स्त्री की शक्ति को पहचानने में पुरुषों ने हमेशा भूल की है। कायर पुरुषों की कायरता का दोष भी स्त्री पर मढ़ दिया जाता है। स्त्री एक रचना है। जब सृष्टि कहा जाता है तब रचना कही जाती है, दूसरी रचना को जन्म देती है, बशर्ते कि पुरुष में तनिक योग्यता हो। उसकी अयोग्यता के चलते स्त्री अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाती है। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से व्याख्या से गुजरने के बाद क्या उभर कर के आता है इस गद्यांश में। नर्तकी योगी के माध्यम से सारी पुरुष जाति को स्त्री की शक्ति का एहसास करवाती है और ऐसे योगी पुरुषों पर सवाल उठाती है जो अपनी योग साधना के बल पर स्वयं ऊपर उठाते हैं और फिर भी महिलाओं को नीचे रख करके ऐसे ही प्रवचन देते हैं, ऐसी ही परंपरा डालते हैं। जब चित्रलेखा ये सवाल उठाती है तो पुरुष जाति पर सवाल होता है। योगी, संत, महंत और पुरोहित वर्ग के गठबंधन को चित्रलेखा चुनौती देती है और ये चुनौती कुमारगिरी योगी से कहे शब्द में प्रस्फुटित होती है। और ये दौर जब स्त्री सशक्तिकरण का है और उस दौर का एहसास चित्रलेखा के माध्यम से भगवती चरण वर्मा इस नर्तकी के द्वारा कहे गए उक्त कथन के माध्यम से उस समय उठा देते हैं जब इस तरह का स्त्री विमर्श, स्त्रियों का आंदोलन लेखन में नहीं चला था। स्त्री रचना का दूसरा नाम बताती है जो कायर पुरुष के लिए तो विनाशक साबित हो सकती है। और इस तरह से ऐसे ही लोग स्त्रियों के बढ़ते हुए कदम, विकास करती हुई स्त्री का विरोध करते हैं, पुरजोर से उसे दबाने का प्रयास करते हैं। चित्रलेखा उपन्यास इस अर्थ में विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शक हो सकता है कि स्त्री को लेकर के जो